क्या गजब की रोशनी हुई होगी खुदा के दरबार में, एक जमी का फरिश्ता जो पहुंचा है आसमान में। जी हाँ, आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक महान दिग्गज, महान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए पूरा देश आज, जिसकी पूरे देश की आंखें नम हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। देश के लिए किस तरह से इन्होंने अपना सहयोग दिया है, ये बातें तो हम समझेंगे ही। जी, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा जी के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। चेयरमैन थे, ये कहना चाहिए अब। तो जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी जो स्वर्गवास कब हुई, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और इनसे जुड़ी कुछ और फैक्ट हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और शायद हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए एक-एक करके एक-एक बिंदु पे हम बात करते हैं। देखिए, इंडियाज़ लीजेंड रतन टाटा, इनके बारे में हमें बात करनी है आज, तो इस वीडियो में थोड़ा-सा समझेंगे बातों को। पहले, सबसे पहले इनकी ये कुछ लाइनें इन्हें हमें समझनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना पड़े तो शायद मैं किसी और तरीके से करूँगा। लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहता कि मैं क्या नहीं कर पाया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे मार्ग के लिए लाभदायक है, जो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित या उत्साहित करती हैं, ताकि बाद में हमें किसी तरह का पछतावा न रह जाए कि मैं ये नहीं कर पाया। चलिए अब और बातें करते हैं इनसे जुड़ी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीख देती हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो इनका नाम है रतन नवल टाटा, पूरा नाम इनका ये है। और इनका जन्म हुआ था 1937 में मुंबई। और अब यानी कि कल 9 अक्टूबर 2024, आज मतलब आज तो इनका विषय है, तो 9 अक्टूबर का इनका निधन हो गया 86 वर्ष की अवस्था में। ये टाटा समूह के चेयरमैन रह चुके हैं और नमक से लेकर सॉफ्टवेयर के निर्माण में इनका जो है अहम भूमिका है, जाने जाते हैं इसके लिए। टाटा सन्स के चेयरमैन बने, कब बने हैं? मार्च 1991। और सेना निवृत्ति अगर बात करें तो दिसंबर 2012। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा अगर और बात करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। पद्म विभूषण 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया इसके द्वारा। अब ये पद्म विभूषण क्या होता है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये हमारे लिए क्या है? मोस्ट बन जाएगा हमारी एग्जाम की दृष्टि से। अब इन्होंने कुछ सामाजिक कार्य किए, कुछ क्या बहुत सारे किए, जिसमें से मुख्य कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सबसे बड़े दानवीर, पहले तो ये हमारे देश के सबसे बड़े दानवीर के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कमाई का लगभग 66% दान किया। आप सोच के देखिए, 100% में से 66 तो इन्होंने दान कर दिया। और किस क्षेत्रों में? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन क्षेत्रों में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, दान किया है, ताकि देश की स्थिति सुधरे। देश के लिए इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, जिसके लिए ये सदा स्मरणीय रहेंगे, इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर बात करें कंपनियों के बारे में, तो कंपनियों का अधिग्रहण किया, यानी कि कुछ कंपनियों को इन पे खरीदी। इन्होंने अपने बस में किया, कंपनियों को अधिकार कर लिया, कंपनियों यानी खरीदी है। देखो, टाटा टी द्वारा ब्रिटिश चाय कंपनी सन 2000 में इन्होंने इस पे अधिग्रहण किया। और टाटा स्टील द्वारा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, कौन सी? यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो है कोरस, इसे 2007 में इन्होंने इस पर अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स द्वारा अगर बात करें तो जैगुआर और लैंड रोवर, जो ब्रिटिश कार ब्रांड हैं, इन पर भी इन्होंने अधिग्रहण किया। तो ये बहुत बड़ी अ, अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और ये अखबार के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे। क्या द हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से आपने देख लिया होगा कि अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और इसी तरह से ये इंडियन एक्सप्रेस, इस अखबार के माध्यम से भी ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप चाहें तो इन अखबार को फ़ॉलो करके या और तरह से जानकारी जुटा सकते हैं इनके बारे में अधिक जानकारी। अब लेकिन सबसे लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है, जिस पर शायद सभी की नज़र होती है। जब कोई परिवार में एक मुखिया होता है और वो मुखिया जब नहीं रहता, तो उसके बाद किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो इस पर ज़्यादातर नज़र रहती है। तो इसी तरह से यहाँ भी लोगों की नज़र है कि कौन होगा टाटा का उत्तराधिकारी, यानी कि अब इनकी जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा इनके बाद में, या कौन बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद अब सभी की निगाहें टाटा के उत्तराधिकारी की अगली पीढ़ी पर टिकी हैं, जिन्हें नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक अगले ग्रुप लीडर के रूप में बताया जा रहा है।
जो 365 यहाँ लिखा हुआ है 365 बिलियन डॉलर की इस विशाल कंपनी का नेतृत्व करेगा, यानी कि संभालेगा। एक सेकंड, शायद आपको कलर ना दिख, देखो यहाँ कितना की बात कही थी, 365। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? 365 बिलियन डॉलर की इस विशाल कंपनी का नेतृत्व करेगा, यानी कि नेतृत्व मतलब संभालेगा। अब कौन है? इनमें रतन टाटा के सौतेले भाई, भतीजी और भतीजे का नाम है। जैसे नोएल टाटा, जिनकी जो अभी 67 वर्षीय हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा को टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार हैं। इन्हें ही मोस्ट माना जा रहा है। नोएल नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। ये बात आप जानते होंगे। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, जे एन टाटा एडमिट और बाई हीराबाई जे एन टाटा नवसारी चैरिटेबली इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के बात इतनी निकल आ रही है कि जब हम उत्तराधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है नोएल टाटा। मतलब कि ये बनने के अभी चांस अभी घोषित तो खैर किसी को नहीं किया गया है। तो ये वाली बात है। अब देखिए, इस वीडियो में इतना ही था और आप समझ गए होंगे रतन टाटा जी से जुड़ी कुछ बातें। और ज़्यादा बात जानकारी के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप कुछ अखबारों को फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे हम डाल देंगे कुछ चीज़ें और समझने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।